Class 7th, Subject History, Chapter 1, When, Where and How. Dear students, in this video today I will teach you about some historical facts in this lesson, when, where and how. आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, खास करके मेडिवल पीरियड में। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे ऐतिहासिक कालखंड को 3 भाग में बांटा जाता है, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड्स, प्राचीन, मध्य और आधुनिक ऐतिहासिक काल। Indian history is generally divided into the ancient, medieval and modern periods on the basis of changes in social, political and economic organizations and in ideas and beliefs. इन ऐतिहासिक कालखंडों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संगठनों के आधार पर और विचारों के आधार पर में बांटा जाता है। हम इस पाठ में मध्यकालीन ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन समय जो था, द मेडिवल पीरियड लास्टेड बिटवीन 600 एंड 1400 CE. The medieval period in India extended from the 700 to 1700 CE. तो ये पूरे विश्व और भारतवर्ष का मध्यकाल का समय था। पूरे विश्व में 600 से 1400 ईस्वी के बीच और भारतवर्ष में 700 से 1700 ईस्वी के बीच का समय मध्यकाल माना गया है। इस मध्यकाल में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी और इसकी जानकारी हम कैसे प्राप्त करेंगे, यह इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले द मेडिवल पीरियड, मेजर हिस्टोरिकल ट्रेंड्स, मध्यकालीन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य। इसमें आप महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे, समझेंगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड, primarily as warriors and kings in northern and central India, these people came to be called the Rajputs. The Rajputs claimed their descent from either the solar family Suryavansh and the lunar family Chandravansh. उस समय मध्यकाल में हमारे देश में विशेष रूप से योद्धाओं और राजाओं का देश यह हुआ था। उसमें सबसे शक्तिशाली राजपूत राजा हुए थे, जो 2 भागों में बटे हुए थे, है ना। एक थे सूर्यवंशी राजा और दूसरा चंद्रवंशी राजा होते थे। These includes the प्रतिहार्स, द चौहान्स, सोलंकीज एंड द परमार्स। ये कुछ महत्वपूर्ण राजाओं के नाम हुए। राजाओं के नाम नहीं बल्कि राजवंशों के नाम, जैसे प्रतिहार, चौहान, सोलंकी और परमार राजवंश। These 4 clans played an important role in the history of this period. इस मध्यकालीन इतिहास में, ऐतिहासिक काल में इन राजाओं ने और इनके राज्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब आगे आप देखिए, इस काल में कुछ महत्वपूर्ण सांस्कृतिक गतिविधियां भी शुरू हुई थी। इन दिस स्पिरिचुअल स्फेयर्स, दिस पीरियड मार्क द इमर्जेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम which were more assimilative in nature. Religious reforms in the form of Bhakti and Sufi movements triggered some of the major developments of the period. इस मध्यकाल में कुछ धार्मिक और भक्ति संबंधी गतिविधियां शुरू हुई थी। हिंदुइज्म माने हिंदूवाद और सूफिज्म, सूफीवाद, जो इस्लाम धर्म से संबंधित था। ये था भक्ति आंदोलन के अंतर्गत।
In all, widespread cultural diversity was the hallmark of this period, which went on to enrich India's culture and history. इसके अंतर्गत यह भक्ति आंदोलन, चाहे वह हिंदू धर्म का हो या फिर सूफी इस्लाम धर्म से रिलेटेड हो, पूरे भारतवर्ष में मध्यकाल में फैल गया था और इस तरह से भारत में सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी देखने को मिलती है मध्यकाल में। अब आगे आप पढ़ेंगे कि मध्यकाल में भारत में जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हुई, इसकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है। तो इसका कोई ना कोई हमें सोर्स चाहिए, स्रोत चाहिए। तो इस स्रोत के अंतर्गत की चेंजेस ओवर 1000 ईयर, 1000 वर्षों से पहले से हमारे देश में जो कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य विद्यमान थे, सोर्स विद्यमान थे, स्रोत विद्यमान थे, उसके बारे में हम इस पाठ में मुख्य रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे कि किन किन स्रोतों से हमें मध्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। पहला है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स का मतलब होता है पुरातात्विक स्रोत। पुरा माने प्राचीन काल में कुछ ऐसी चीज़ें खुदाई से, अभिलेख से या ऐतिहासिक ग्रंथों से, सिक्के, मुहर आदि जो मिलते थे, खुदाई से प्राप्त होते थे या अन्य ऐतिहासिक स्थलों से, उससे उस समय के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती थी। सो व्हाट इज आर्कियोलॉजी? पुरातात्विक स्रोत क्या है? तो आप जानिए कि आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्टोरी थ्रू द मटेरियल रिमेन्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। मनुष्य अपने जीवन में जो कोई भी वस्तुओं का उपयोग करते थे, उनकी समाप्ति के बाद जब वो विरासत के रूप में वहाँ रह गया और ऐतिहासिक कालक्रम में बाद में जब उसे खुदाई से हमें प्राप्त हुई, तो उसको हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मे इंक्लूड्स मोन्यूमेंट्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, इंस्क्रिप्शंस एंड क्वाइंस। इन पुरातात्विक स्रोतों में मोन्यूमेंट्स मतलब ऐतिहासिक इमारत आते हैं, पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स यानी कि कुछ महत्वपूर्ण देवी देवताओं की या राजाओं की मूर्तियां, इंस्क्रिप्शंस मतलब अभिलेख। अभिलेख से हमारा तात्पर्य आगे अब हम इसको डिटेल्स जो है सो शॉर्टली बताएंगे। एंड क्वाइंस और सिक्के, ये सब कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुरातात्विक स्रोत हैं जिससे उस समय के इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। सबसे फर्स्ट मोन्यूमेंट्स मतलब ऐतिहासिक इमारत, जैसे द फेमस मोन्यूमेंट्स ऑफ द मिडिवल पीरियड इंक्लूड्स द हुमायूंस टॉम, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट इन दिल्ली एंड आगरा, दिल्ली और आगरा का लाल किला, आगरा का ताजमहल। इन ऐतिहासिक इमारतों को जब आप देखते हैं अभी के समय में, तो आपको निश्चित रूप से मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जब आप ताजमहल घूमने के लिए जाते हैं आगरा या आगरा के किले को देखते हैं, तो आपको निश्चित रूप से यह जानकारी प्राप्त होती है कि उसको शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की यादगार में बनवाया था। और इस तरह से बहुत सारे पुराने राजाओं के बारे में आपको जानकारी मिलती है। इसी तरह इंस्क्रिप्शंस आता है, मतलब अभिलेख। अभिलेख जो है वह शिलालेख के अंतर्गत भी आता है, लौह स्तंभ पर में भी लिखा जाता है, या बहुत सारे पत्थर के चट्टानों पर, टुकड़ों पर, पहाड़ की गुफाओं में ये लिखे गए थे मध्यकाल में, उसको हम अभिलेख कहते हैं। इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग्स इन ग्रेव्स ऑन सॉलिड सरफेस इंक्लूडिंग रॉक्स, मेटल्स, पिलर्स एंड स्टोन टैबलेट्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स। अन्य सारी वस्तुओं पर, है ना, पत्थर के खंभों पर, चट्टान पर, गुफाओं में और लौह स्तंभ आदि पर में जो है वह कुछ लिखे जाते थे अभिलेख, उसको इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है। राइटिंग इन वेरियस लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट्स, अलग अलग भाषाओं और लिपियों में उसको लिखा जाता था। रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस एंड गिफ्ट्स टू टेम्पल्स, पीपल्स और विलेज, गाँव के लोग जो हैं और ग्रामीण लोग अपने मंदिरों में जो है वो जो
पिलर हुआ करता था, उस पर में भी अभिलेख जो है वह लिख डालते थे, है ना। यह कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं थी जो मध्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सोर्स में अगला आता है आपका तीसरा, क्वाइंस मतलब सिक्के। खुदाई से प्राप्त जो भिन्न भिन्न प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो चांदी के होते थे, तांबे के होते थे, है ना, और अन्य धातुओं के सिक्के प्राप्त होते थे, जिस पर राजे रजबारों के की मूर्तियां चित्रित होती थी, नीचे कुछ विशिष्ट रूप से उस पर लिखा जाता था। इन सिक्कों से जो प्राप्त हुए हैं उसको देखने से हमें मध्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। सो क्वाइंस गिव अस इनवैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द पोलाइटी एंड इकोनॉमी ऑफ अ पीरियड। उस समय आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत सिक्कों का प्रचलन था, यह भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके बाद ऑन द क्वाइंस जनरली कन्वेज द नेम्स, डेट ऑफ इश्यूज, टाइटल्स एंड पोर्ट्रेट्स ऑफ किंग्स। राजे महाराजे के की मूर्ति, छवि, डेट, नाम, ये सब के सब उस पर में जो है लिखे जाते थे। इसके बाद अगला आता है पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स, पेंटिंग और मूर्तियां। पहले दीवारों पर कुछ विशेष प्रकार के पेंटिंग्स कर दिए जाते थे, मूर्ति और चित्र बना दिए जाते थे। ये सब जो खुदाई से और खोज के दौरान, शोध के दौरान जो प्राप्त हुआ है ना, यह भी उस समय के इतिहास की हमें जानकारी देती है ना, ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड्स, मध्यकाल में। और खास करके मैथोलॉजिकल स्टोरीज, लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल एंड फूड हैबिट्स ऑफ द टाइम्स। उस समय लोगों के रहन सहन का जीवन कैसा था, है ना, भोजन की आदतें कैसी थी, क्या क्या लोग भोजन करते थे, और कुछ कहानियाँ, दंत कथाएँ, ये सब पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स यानी कि मूर्तियाँ जो प्राप्त हुई है उससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद अगला आता है इसमें लिटरेरी सोर्स मतलब साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत कि मध्यकाल में कुछ ऐसे कवि और लेखक आदि हुए थे जिन्होंने कविताएं, है ना, किस्से, कहानियां आदि जो है सो लिखी थी, और बहुत सारे साहित्यिक ग्रंथों की रचना हुई थी, वेद, पुराण, रामायण, महाभारत आदि की रचनाएं हुई थी, है ना, और वो अलग अलग भाषाओं में। The literary source usually categorized into indigenous and foreign writings covering subjects such as religions, economics, politics, culture, etc. इसके अंतर्गत धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में विशेष रूप से इसमें लिखा जाता था, और भिन्न भिन्न भाषाओं में और भिन्न भिन्न लिपियों में लिखा जाता था। A variety of language such as Persian, Sanskrit, Arabic, Urdu and many other regional languages were used to produce। और this bulk of writing, बड़े पैमाने पर जो है सो पारसी, संस्कृत, अरबी, उर्दू और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में ऐसे ऐसे ऐतिहासिक ग्रंथ, है ना, और साहित्यों की रचना की गई थी, जिसके पढ़ने से हमें मध्यकालीन राजाओं के ऐतिहासिक कालक्रम की जानकारी मिलती है। जैसे अभी अभी तुरंत आपने इस लॉकडाउन की अवधि में रामायण सीरियल को जो है सो देखा, अभी महाभारत चल रहा है, कृष्णा चल रहा है ना, ऐसे बहुत सारे सीरियल्स हैं जो आप ऑडियो विजुअल में जो है सो देख रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अब बहुत सारे धर्म ग्रंथों से जो है सो इसको संकलित करके सीरियल बनाया गया, जो आप टीवी पर जब देखते हैं तो आप निश्चित रूप से मध्यकालीन इतिहास की आपको जानकारी होती है कि बहुत सारे राजा जो है सो उस समय में जो है सो राज्य करते थे, और उनकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्थाएं अपनी अलग अलग थी। अब कोर्ट क्रोनिकल्स, लिपिबद्ध साहित्यिक स्रोत को कोर्ट क्रोनिकल्स कहा जाता है। कुछ ऐसे साहित्यिक वस्तुएं थी जिसको भिन्न भिन्न लिपि में, मैनस्क्रिप्ट में विशेष रूप से लिखा गया था और बड़े ही तरीके से संयोग कर उसको जो है सो रखा गया था। आज भी बहुत सारे संग्रहालय में आप इसको देख सकते हैं। ए नंबर ऑफ स्कॉलर्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड रोट अबाउट हिस्ट्री ऑफ डायनेस्टीज ऑफ द पीरियड। बड़ी संख्या में विद्वानों ने अपने अपने अलग अलग साम्राज्य के अंतर्गत जो है सो बहुत सारे पुस्तकों की रचना की थी।
दीज आर नोन एज कोर्ट क्रोनिकल्स, जिसको साहित्यिक अभिलेख के अंतर्गत माना जाता है और कहा जाता है। वन वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ अ कोर्ट क्रोनिकल्स इन अब्द अल कादिर बदायूनीज मुंतखाब उत तवारीख, ये उर्दू भाषा में है, पारसी भाषा में इसको लिखी गई थी, ये पुस्तक का नाम है। अगला है बरानीज तारीख ए फिरोज, और हुमायूं और अकबर के बारे में इसमें लिखा गया था, तारीख ए फिरोज शाही। इसके बाद उसमें तुगलक वंश के राजाओं और दिल्ली सल्तनत की जानकारी विशेष रूप से दी गई है। इसके बाद एक कल्हन कवि थे जिन्होंने राज तरंगिनी लिखा था, कश्मीर के राजाओं का इसमें जो है सो चर्चा है। राज तरंगिनी ऑथर्ड बाय कल्हन्स इन द 11th सेंचुरी, 11वीं शताब्दी में इसको लिखी गई थी। प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन ऑफ द रूलर्स ऑफ कश्मीर, कश्मीर के राजाओं के बारे में इसमें जानकारी है। इसके बाद अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था और आईने अकबरी, ये सब कुछ जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक किताबें हैं, इसको भी पढ़ने से ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद आता है अगला आत्मकथा एवं जीवनी, कुछ ऐसे इसमें ऑटोबायोग्राफीज एंड बायोग्राफीज आता है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा और बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी। कुछ ऐसे भी विद्वान थे जिन्होंने आत्मकथा, अपनी कथा, अपने बारे में जो है सो कथाएं लिखी थी और अपने जीवन वृत्तांत को लिखा था। जैसे पृथ्वीराज रासो बाई चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई ने लिखा था पृथ्वीराज रासो, और हुमायूं नामा बाई गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। ये सब आत्मकथा एवं जीवनी के अंतर्गत आता है। ऑटोबायोग्राफीज एंड बायोग्राफीज सच एज बाबर्स, बाबरनामा ऑल्सो नोन एज तुरुक ए बाबरी इन टर्किश एंड जहांगीरीज, तुजुके जहांगीरी इन पार्सियन वेयर रिटेन ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस काल में इसको लिखा गया था। ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ सब हैं। इसके बाद कुछ ऐसे विदेशी यात्री भी हुए थे जो हमारे यहाँ जब आए थे यात्रा करने के लिए और यहाँ से जब गए तो उन्होंने अपने यात्रा वृतांत में इसको लिखा था। वो आता है आपको राइटिंग ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, विदेशी यात्रा वृतांत के अंतर्गत। जैसे द राइटिंग ऑफ मेनी यूरोपियन ट्रेवलर्स लाइक डोरते बारबोसा एंड डोमिंगो पीस ऑफ पुर्तगाल, विलियम हॉकिंस एंड सर थॉमस रो ऑफ इंग्लैंड। ये कुछ ऐसे विदेशी यात्री थे जिन्होंने हमारे देश का जब दौरा किया तो उन्होंने यहाँ की विशेषताओं के बारे में अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा था, है ना। ऑल्सो सर्व एज वैल्यूएबल सोर्स फॉर द हिस्ट्री ऑफ द मेडिवल पीरियड, मध्यकाल की ऐतिहासिक बारे में इन्होंने लिखा था। इसके बाद कुछ 2-3 पॉइंट्स महत्वपूर्ण बच गए हैं जो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। या फिर इसमें आप देख लीजिए, जैसे अगला है आपका रिलीजियस लिटरेचर, धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वाज ऑल्सो द पीरियड ऑफ द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स, है ना। भक्ति और सूफी आंदोलन के दौरान हमारे देश में बहुत सारे सांस्कृतिक और धार्मिक साहित्यों की रचना हुई थी। कविताएं, गीत, दोहा, है ना, ये सब अलग अलग भाषाओं में और क्षेत्रीय भाषाओं में लिखा गया था। मैंने आपको बताया ड्यूरिंग दिस पीरियड द रिलीजियस टेक्स्ट रामायणास एंड महाभारता वेयर ट्रांसलेटेड इनटू रीजनल लैंग्वेज। रामायण और महाभारत जो संस्कृत में लिखी गई थी उसको अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में और विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद किया गया। और इसके बाद एक अगला आता है कैलीग्राफी, यानी कि सुलेख, है ना, सुंदर राइटिंग। कैलीग्राफी इज बेसिकली द आर्ट ऑफ राइटिंग, मतलब लिखने की एक कला है। कर्सिव राइटिंग जो आप लिखते हैं, अल्फाबेटिकल राइटिंग इन एन आर्टिस्टिक मैनर्स, एकदम कलाकारी ढंग से जो है सो जो आप लिखते हैं, इसको कैलीग्राफी कहा जाता है। इट वाज अ कॉमन फीचर्स ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट रिटेन ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास में खासकर मध्यकाल में
सुंदर ढंग से लोग लिखने का भी प्रयास करते थे, इसका भी प्रमाण हमें मिला है। और इस पाठ का अंतिम चीज है आर्चिवल रिकॉर्ड्स, ऐतिहासिक अभिलेख। ये हमने आपको बताया कि बहुत सारे अभिलेख के अंतर्गत हमने आपको बताया था, है ना, इंस्क्रिप्शंस के अंतर्गत, वही है आर्चिव रिकॉर्ड्स, दोनों एक ही है। इसके अंतर्गत फॉर्म ऑफ रॉयल फॉर्मेंस, है ना, राज दरबार में रहने वाले कुछ कवि और लेखक जो होते थे वे अपने अपने राजाओं के बारे में कुछ विशेष रूप से जो है वह लिखते थे, जो ऐतिहासिक कालक्रम में हमें प्राप्त हुआ है। और इसके अध्ययन से हमें संपूर्ण इतिहास, खास करके मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस पाठ का टोटल इतना ही, बाकी महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करके मैं व्हाट्सएप पर आपको भेज रहा हूं। सही ढंग से आप उसको देखेंगे, मेरे वीडियो को सही ढंग से आप सुनिए, किताब के एक एक पॉइंट को खोलिए, पढ़िए, समझिए, और इसके बाद फेयर कॉपी पर इसको क्वेश्चन आंसर कीजिए। इसके बाद इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन आस्क मी टू क्वेश्चंस। थैंक यू।